बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, ईद कुर्बा के करीब आते ही जिस तरह से हमने देखा कि कराची में जगह जगह ज़ाहिर गंदगी तो है, लेकिन जब से मुर्तज़ा वहाब ने हल्फ उठाया है उसके बाद जो है आज मुर्तज़ा वहाब साहब जो है उन्होंने पूरा मतलब हर जगह का दौरा किया। मतलब विज़िट पे तो वो थे ही, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता हुआ नज़र आ रहा था। खैर बहरहाल उन्होंने ईद कुर्बा के करीब आते ही अलाइशें और जो गंदगी वगैरह जो है उसकी सफाई सुथराई का जो है उन्होंने वो बाकायदा तौर पे जो है वो आज जो है मीटिंग की है और उसमें उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया है कि किस किस तरीके से हम अलाइश और पूरे कराची की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखेंगे। और इसके अलावा आपको बताएं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह से ईद करीब आ रही है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग जानवर लेना चाह भी रहे हैं लेकिन उनके सताज से बहुत बहार हो चुका है। तो मतलब जिस तरह से हमने देखा कि मंडियाँ जो है लगी हुई हैं कराची में, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने ख़ास तौर पर इस चीज़ की हिदायत की थी कि कराची में गैर कानूनी मंडियाँ नहीं लगेंगी। 8 जगहों की परमिशन दी गई थी जिसमें जो है एक नॉर्दर्न और बाकी कराची में दीगर जगहों पे अलाउ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया गया जो है गैर कानूनी मंडियाँ लगा के। और आज एक बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि जिस तरह से हम प्रोग्राम कर रहे हैं मुख्तलिफ कराची की इशूज़ पे, हमने कहा आज थोड़ा से हट के भी गुफ्तगू की जाए क्योंकि ज़ाहिर है हमने जिस तरह से देखा वफाक जो एक बहुत बड़ा उसका अहम किरदार है पूरे पाकिस्तान में। तो हमने देखा जिस तरह से साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ती इस्माइल साहब और सिंध के जनरल सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अपने इस ओहदे से भी, जनरल सेक्रेटरी के भी ओहदे से भी उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MK पाकिस्तान से खालिद सुल्तान साहब और नून लीग से हमारे साथ मौजूद है सैयद निसार शाह। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। सर पहले तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत कराची में जो अभी गैर कानूनी मंडियाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई है, आवाम के सताज से दूर हो चुके हैं, कुर्बानी एक फरीज़ा है, ज़ाहिर सी बात है, एक सुन्नत भी है। लोग चाहते हैं कई साल जो है लोग बीसियाँ डालते हैं, कई एक वो होता है कि हम ये जो सुन्नत इब्राहिमी है उसको अच्छे से अदा करें, लेकिन इस साल मैं देख रही हूँ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो उनके इस्तात है उनकी पहुँच से जानवर बहुत दूर हो चुके हैं और इसके बावजूद जो है लोग अभी भी सर्चिंग में हैं, लेकिन मुँह मांगे कीमतों पर जो है लोग मतलब ज़ाहिर मजबूर हो चुके हैं ख़रीदने पर जो व्यापारी हैं उनके। क्या किया जाए अभी कोई किसी किस्म की? और हमने देखा कराची में जगह जगह पे गैर कानूनी मंडियाँ लगी हुई है जिससे ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब है। क्या सिंध गवर्नमेंट ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पे बात की जो शहर कराची के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और आवाम की तकालीफ जो हैं उन पर आपने आज एक अच्छा प्रोग्राम किया। मैं समझता हूँ कि ये जो जितना भी ये जो मंडियाँ लगती हैं ना शहर के अंदर, ये बिल्कुल गैर कानूनी, नाजायज़ और तकलीफ़दा है। हमारे कराची शहर से बाहर बड़ी बड़ी ग्राउंड मौजूद हैं मंडियों के लिए, जितना भी आप मंडियाँ चाहें, जिस साइड से भी चाहें आपको मतलब अवेलेबल हैं। लेकिन देखें शहर कराची में अंदर आके अगर आप डिस्टर्ब करते हैं आवाम को भी और मंडियाँ लगा के, इससे बीमारियों का भी ख़दशा होता है। और गली मोलों में आपने मंडियाँ लगा ली हैं तो मैं समझता हूँ इसकी ज़िम्मेदारी तो आपकी सिंध हुकूमत पर है और अभी तो आपकी सिटी गवर्नमेंट पे है, क्योंकि सिटी गवर्नमेंट हलफ ले चुकी है, अब सिटी गवर्नमेंट बन चुकी है। तो मुर्तज़ा वहाब साहब का भी इम्तिहान है, ये पहला इम्तिहान है कि उसने ईद उल अज़हा पर जो मंडियाँ लगी हैं कराची शहर में तो वो उनको ख़त्म करें, फौर ख़त्म करें, फौरी ख़त्म करें ताकि आवाम सुख का सांस लें। बिल्कुल। और इस आवाम को रिलीफ देने के लिए खूबसूरत शहर उसको आप बर्बाद ना करें। उसके लिए आप जो विज़िट कर रहे हैं तो जहाँ विज़िट कर रहे हैं वहाँ तो सफाई हो जाती है वक्ती तौर पे, वहाँ के ज़िम्मेदारान को ये विज़िट पे आ रहे हैं तो ये हटा दें लेकिन इनको कहना, इनको बग़ैर किसी इत्तला के शहर का दौरा कर देना चाहिए। अभी आज रात कर लें तो मैं समझता हूँ कि इनको पता चलेगा कि पूरे हर किलोमीटर पे जो है ना मंडी लगी है। बिल्कुल ठीक है सर। मैं अभी अपने घर से निकली, मैंने देखा गुलशन इकबाल, नीपा चौरंगी, सफूरा चौरंगी, मेन जो शारा है उसमें मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र, हाँ बिल्कुल, और इतने बड़े बड़े जो है मतलब वो उन्होंने पूरा टेंट्स लगा के वो पूरा कवर किया हुआ है। इससे आप मुझे बताइए, देखें इसकी वजह से कितने स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, एम्बुलेंसेस कई घंटे ट्रैफिक में फंसी हुई होती हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं की गई है। ट्रैफिक पुलिस जो है वो होती है लेकिन वो साइड पे खड़ी भी होती है, लेकिन उन ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर पा रही है। देखें इसमें ट्रैफिक पुलिस का तो इसलिए वो काम नहीं है, नहीं ट्रैफिक को तो ट्रैफिक देखें ना, अगर आपने एक चुरंगी घेर ली है, एक रोड पूरा बंद कर दिया है और उसके पैसे
जहाँ जा रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल है या वो ट्रैफिक का सफाई सब पावरफुल है? वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो पावरफुल है, वो 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको ऐसी जगह भेज देंगे कि वो पता भी नहीं है, उसका काम उतर जाएगा। तो इसलिए वो गरीब को क्या उसको किसी को मतलब करना है। इसके लिए सबसे पहले देखें ना, आप कायद-ए-आज़म मज़ार है हमारा, बानी पाकिस्तान, वहाँ पर उनका मज़ार है, उसके चारों तरफ खूबसूरती होनी चाहिए, पूरे शहर में होनी चाहिए, लेकिन उस पे भी मंडी लगी हुई है और हर साल मंडी लगती है। ये अगर हमारी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की 15 साल से, तो ये 15 साल से भी तो लग रही है ना, हर साल लग रही है। आज अगर मुर्तज़ा वहाब साहब इससे पहले भी ईद गुजार चुके हैं, तो क्या उनको तजुर्बा नहीं है? ये जो आप बात कर रही हैं, ये बात तो उनको खुद करनी चाहिए। मैं भी मुतालबा करता हूँ, सही बात है, मेरी कोलेशन है उनके साथ, मैंने भी वोट दिए उनको, तो हमने भी अगर वोट दिए तो हम शहर के लिए बात करते हैं। हमने ये वोट दिए शहर के लिए, हमने कोई मुतालबा नहीं किया, कोई डिमांड नहीं थी हमारी। एक डिमांड ज़रूर रखी थी कि हमें डिप्टी मेयर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते, तो हमने ठीक है, मतलब कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं ली। और हमने इस शहर के लिए कि इस शहर में एक अच्छा मेयर आए और वो काम करे और किसी भी कंट्रोवर्शियल से निकल के हम इसको करें, तो उसको हम भी मुतालबा करते हैं। आवाम की तरफ से जो आपका मुतालबा है, आपकी आवाम से मुतालबा आता है, रोड पे हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं, तो रोड बड़े ब्लॉक हैं, लोग मंडियाँ लगी हुई हैं, मवेशी पे बड़ा अजीब सा माहौल है। तो ये नहीं होना चाहिए, उसको सिटी से बाहर होना चाहिए। और सिटी से बाहर भी जो मंडियाँ हैं उनको भी सेव करना चाहिए, उनको भी सिंध हुकूमत का वो काम है और सिटी हुकूमत का काम है कि उसको वो प्रूफ बनाए। और वो जो डकैतों का जो माहौल है, जो वहाँ छोड़े हुए हैं डकैत, वो डकैतों से उनको कम से कम हमारे अवाम को जो कम से कम किस तरीके से उन्होंने पैसे जमा करके ईद उल अज़हा के लिए इस महंगाई दौर में, जैसे आप कह रही है लेने का भी बड़ा मसला है, लोग तो सोच रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी मुश्किल से वो पैसे भी छिन जाते हैं। हाँ, तो इस पर काम होना चाहिए और इनको अभी दिखाना चाहिए कि हमने अगर ये मेयरशिप ली है तो इंशाल्लाह इसको एक अच्छे तरीके से खिदमत करेंगे कराची और कराची के अवाम की। ठीक है, खालिद सुल्तान साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, याद रखा। असल में कराची का तो मल्टीपल मसला है जी, और यहाँ पे जो हकीकी नुमाइंदगी है, जो आवामी नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो इस वक्त मौजूद नहीं है जी। आप सबको पता है कि पीपल्स पार्टी का मेयर किस तरह लाया गया है। सबसे पहले तो एमकेएम ने बाइकाट किया क्योंकि हल्का बंदियाँ गलत की गई अच्छा, थी। मतलब मैं एमकेएम के मुँह से समझ रही हूँ कि लाया गया है, मतलब आई नहीं है, वो लाए गए हैं। सब भाई, हम तो जब से हल्का बंदियाँ शुरू हुई थी उस वक्त से कह रहे थे कि गलत हल्का बंदियाँ की जा रही हैं, कराची के लोगों का मैंडेट छीनने की कोशिश की जा रही है। फिर वोटर लिस्टों में शदीद धांधलियाँ थीं और अभी नई वोटर लिस्ट आई है इसमें भी शदीद धांधलियाँ हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इख्तियारात दिए 140A के तहत बल्दियात को, उस पर जो है उस ऑर्डर नहीं निकाला गया। 2 साल होने को आ रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो उसकी वजह से एमकेएम ने बाइकाट किया। तो आज जो है पीपल्स पार्टी का मेयर सो कॉल्ड कह रहे हैं कि हम आए मुंतखब होके, वो तो 6% लोग भी नहीं निकले थे वोट देने के लिए। सही। लेकिन जिस तरह सिंध गवर्नमेंट 15 साल से हठधर्मी से कराची को तबाह कर रही है, अब इनसे भी कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि आके ये कोई काम करेंगे, क्योंकि एतमाद नहीं होता जब गलत। मतलब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि ज़ाहिर माशाल्लाह पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और उनके कारकर्दगी से ज़ाहिर काफ़ी लोग जो है मुतमईन भी हैं, तो क्या एमकेएम उनको इस बार, मतलब उन्होंने ज़ाहिर से अभी मेयर कराची के लिए भी अब उनको दोबारा से वो ओहदा मिला है, तो आप समझते हैं कि उनकी कारकर्दगी उससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है? देखिए, असल मसला वही इख्तियारात का है। अच्छा, अभी तक तो गवर्नमेंट उनकी है, वो चाहे, लेकिन अभी तो 1 महीने बाद तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, सिंध गवर्नमेंट। अच्छा, केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, ठीक है, उस वक्त पता चलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का तो पैसे नहीं है, सिंध हुकूमत के पास पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि वफाक से आते हैं पैसे। फिर बल्दियात को जो है वो अगर पैसे नहीं मिलेंगे और इख्तियार भी नहीं होंगे तो कैसे वो काम करेगी। सही। और फिर एक होता है अंदर का एतमाद। अगर हकीकी मानों में जीत के आते, आवाम का मैंडेट उनके साथ होता और कराची की आवाम कम से कम 50% नहीं तो 40%, 30% लोग तो निकल के वोट देते। 6% लोग निकले, 94% लोगों ने जो है वो बाइकाट किया। तो इसका मतलब है कि एक गैर नुमाइंदा हुकूमत इस वक्त मुसल्लत हो गई है ना। और कोर्ट में भी अभी सब जो ये
کیس ابھی یہ نہیں جماعت کہ گئی ہے، ابھی جی جی۔ جماعت گئی، ویسے تو ہم بھی موجود ہیں، ہر جو کیس جو ہم نے کیا تھا مطلب حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے، اور پیپلز پارٹی نے دیکھے وہ دھاندلی مان لی، کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے وہ دھاندلی مان لی جب 53 الیکشن کے بعد 53 یوسیوں کا اضافہ کیا کراچی میں۔ ہم نے 73 کا ان کے سامنے رکھا تھا کہ ہم نے لوکیٹ کر کے بتایا تھا کہ کہاں کہاں یوسیاں کم ہوئیں، جو ہمارے جو علاقہ ہے جہاں کے لوگ ہمیں، جن ڈسٹرکٹ میں ہمیں لوگ ووٹ دیتے تھے ایم کے متحدہ قومی پاکستان کو، وہاں ہم نے 73 یوسیوں کی نشاندہی کی تھی کہ یہ 73 یوسیاں کم بنائی گئی ہیں، تو آخر انہوں نے 53 یوسیوں کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، حلقہ بندی غلط تھی، لوگوں کی نمائندگی نہیں ہوئی۔ وہی رونا آج جماعت اسلامی رو رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ہم کہتے رہے۔ اب آ جائے اس کے اوپر منڈیاں، ظاہر ہے کہ ٹھیک وہ ہے سر، میں منڈیوں کے حوالے سے بھی میں آپ کے پاس آؤں گی، لیکن اس سے پہلے شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین خوش آمدید، بریک سے پہلے گفتگو ہوئی تھی کراچی اور مرتضی وہاب کے حوالے سے۔ مویشی منڈی کے حوالے سے بھی آپ ذکر کر رہے تھے، جگہ جگہ جو غیر قانونی منڈیاں لگائی ہوئی، کیونکہ پھر ہم نے شارٹ بریک لینا تھا، اب وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو چھوٹے وہ آ جاتے ہیں بیوپاری جہاں پہ بیچنے، وہ پولیس اور بلدیہ کے لوگ مل کے ان کے ساتھ وہ ان کو جگہ فراہم کرتے ہیں اور وہ ان سے کچھ پیسے لیتے ہیں۔ دوسری وجہ اس دفعہ یہ ہے کہ زیادہ آنے کی وجہ یہ ہے، گزشتہ سالوں کے دنوں میں زیادہ اس طرح جانور بکنے کے لیے شہر میں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نادرن بائی پاس ہے، اس دفعہ منڈی بنائی گئی ہے، ایک تو وہ بہت دور ہے، بالکل سنسان علاقے میں، پھر وہاں پہ جو واقعات ہوئے ہیں ڈکیتیوں کے سامنے آئے ہیں، چھینے جھپٹی کے، سنیچنگز کے، اور کچھ لوگوں کو وہاں پہ مارا بھی گیا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ خوفزدہ ہیں، تو وہ جا نہیں رہے، اور وہاں مال ان کا بک نہیں رہا، تو وہ شہر میں آ کے بیچ رہے ہیں، لوگ زیادہ خوفزدہ ہیں وہاں جانے کے بعد سے۔ خالد صاحب، کیونکہ میں نے جو ہے اس حوالے سے باقاعدہ پورا ایک پروگرام کیا تھا، تو اس میں میں نے مویشی منڈی کے اسپوک پرسن اور جو ہے باقی ان کی دیگر جو لوگوں ان کو بھی میں نے انوائٹ کیا تھا اپنے پروگرام میں، تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی وضاحت کی یہاں پر آ کے کہ جس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں، جو ریومرز تھے کہ منڈی میں ناردرن پہ وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے یا کسی قسم کی کوئی اسنیچنگ، اور وہ بالکل انسیف ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ وہاں پہ سیکیورٹی، رینجرز، پولیس، ہر چیز وہاں پہ موجود ہے، اور باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ اندر ATM کا بھی سہولت دی ہوئی ہے، میڈیکیشن وغیرہ پورا اندر، فارمیسی وغیرہ پورا سسٹم انہوں نے بنا کے دیا ہوا ہے۔ بس ایک سوشل میڈیا نے لوگوں کے جو ہے دماغوں پہ وہ قبضہ کر لیا کہ نہیں، اس طرح سے وہاں پہ نہیں جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اب اصل میں دور ہونے کی وجہ سے بھی ایک وہ ہے، باقاعدہ وہاں پہ جا کے وزٹ کریں، آپ کو نہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے تو ولی شیخ جو آپ کے جو وہ ہے اسٹیج کے اداکار ہیں، وہ بھی لوٹے، لیکن وہ اس سے کافی دور لوٹے، وہی ایریا ہے، وہی ایریا ہے دارال بائی پاس، اور بہت دور بتایا ہے، بہت لوگ خوفزدہ ہے، خوف کا ایک بن کے جیسا ہی بنا۔ اور پھر لا اینڈ آرڈر کا تو کراچی کا مسئلہ ہے، جو شہر کے اندر بیچ میں روز 4-5 وارداتیں ہو رہی ہیں، جانور تک چھین کے لے جا رہے ہیں، اور جو بیچارے بیوپاری ان سے شہر کے اندر چھین کے لے جا رہے ہیں، تو وہاں کیا عالم ہوگا۔ تو یہ جو صرف بیان دے دینے سے نہیں ہے نا، لوگوں کو سب معلوم ہے شہر میں جو اصل مسئلہ یہ کہ مقامی پولیس نہیں ہے۔ اصل پوری دنیا میں مقامی پولیس ہوتی ہے۔ جب ہماری حکومت آئی تھی 2002 کے بعد، تو ہم نے کوشش کی تھی کہ جہاں پہ مقامی پولیس کا ایک سسٹم قائم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس کے لیے قوانین بھی پاس ہو گئے تھے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس چیز کو کیوں اگنور کیا جاتا ہے۔ بھائی ایک شہر ہے، یہاں کے نوجوان اگر جہاں پہ اپنی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے پولیس میں بھرتی ہوں گے تو ان کو فکر ہوگی۔ اب جو صرف نوکری کے غرض سے آ رہا ہے تو وہ اس کو فکر نہیں ہوگی، پھر وہ بہت ساری وارداتوں میں خود پولیس کے لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اب جتنے بھی کیسز آتے ہیں، کئی لوگ ابھی رینسم کے حوالے سے کئی کیس سامنے آئے جس میں پولیس کے لوگ انوالو تھے اور وہ پکڑے گئے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ مقامی لوگوں کو اس کے اپنے علاقے میں اس کی ڈیوٹی ہوگی، وہاں پہ اس کے لوگ جانتے ہوں گے، وہ لوگوں کو جانتا ہوگا، تو اسٹیچنگز اور یہ ساری وارداتیں بھی کم ہوں گی، اس کو فکر بھی ہوگی اور جواب دہ بھی ہوگا۔ ابھی کوئی جواب دہ نہیں ہے، جو صرف ایک نوکری کے حوالے سے لوگ آتے ہیں اور وہ شہر میں جو ہے وہ ان کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس طرح ٹریفک پولیس کا جو صورتحال ہے کراچی کا، ٹریفک 2-3 گھنٹے کے لیے تو ٹریفک پولیس والے نظر آتے ہیں رش کے ٹائم میں، اس کے بعد پورے دن ٹریفک پولیس غائب ہوتی ہے،
اور وہ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی کمرشل گاڑی ہے تو ان سے آپ کسی بھی کونے میں دیکھ لیں اس سے پیسے وصول کر رہے ہوں گے. تو جہاں یہ انٹرسٹ ہوگا لا اینڈ آرڈر جن کی ذمہ داری ہے ان کا، تو وہ ظاہر ہے شہر میں نہ امن قائم ہو سکتا ہے، نہ ٹریفک کنٹرول ہو سکتا ہے، نہ دیگر جو قانون پہ عمل درآمد ہے وہ ہو سکتا ہے. تو کراچی کے ساتھ جو ظلم ہے، اسی طرح آپ کو میں ابھی بتایا تھا جس طرح مینڈیٹ چھینا گیا ہے پہلے 2018 کے الیکشن میں، سب کو معلوم ہے کس طرح مینڈیٹ چھینا گیا کہ رزلٹ کس طرح اناؤنس کیا گیا. وہ ہم سے 10 سیٹیں چھین دی گئی اس وقت. اب یہ بلدیات ہم اصولی طور پہ گئے، سپریم کورٹ گئے، ہر تمام کورٹس میں گئے کہ ہمیں جو ہے وہ حلقے صحیح ہوں. کراچی کا کوئی بھی جیتے ہمیں اس کو کوئی غرض نہیں ہے پھر، لیکن نمائندگی تو صحیح ہو شہر کی، صحیح ان کی تعداد کے مطابق. اسی طرح مردم شماری میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کراچی شہر کے ساتھ، کتنا زیادتی ہو رہی ہے. کراچی پچھلی دفعہ جب 2.5-3 کروڑ کا شہر تھا، جو 2017 میں آبادی ڈکلیئر کی گئی، اس وقت 1.60 کروڑ کی گئی. اس دفعہ 7 اپریل کو 1.43 کروڑ ڈکلیئر کی جا رہی ہے، یعنی کہ پورا جیکاباد میں 50% اضافہ ہو رہا ہے، لاڑکانہ میں 47% اضافہ ہو رہا ہے، دادو میں جو ہے وہ 28% اضافہ ہو رہا ہے، اور کراچی کی آبادی مائنس ہو رہی تھی. یعنی کہ سینسس کمیشنر نے جو کراچی کے ساتھ ظلم ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سینسس کمیشنر اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کے 98% سینسس مکمل ہو گیا ہے، اور کراچی کی آبادی 1.43 کروڑ ہے. تو ایم کیو ایم نے شور مچایا ہے، اپنا پریس کانفرنس کی، وزیر سے ملاقات کی. 3 کروڑ سے زائد ہے، جی 3 کروڑ سے زائد ہے 3 کروڑ سے زیادہ ہے. اب جا کے جب ہم نے اتنا شور مچایا تو 1.91 کروڑ تک پہنچی، یعنی کہ 48 لاکھ لوگوں کو اضافہ کرایا ہے. شور نہیں مچاتی تو کراچی اور اس میں بھی ابھی جو ایکچوئل تعداد ہے وہ ابھی تک نہیں سامنے آ پا رہی ہے. کم سے کم 3 کروڑ کراچی کی آبادی خود کہتے ہیں، ابھی سے نہیں کہہ رہے. ویسے میں بھی سچ بتاؤں، جو ابھی مردم شماری ہوئی تھی، جو دوبارہ سے انہوں نے اسٹارٹ کی تھی، ری سینسس جو انہوں نے کیا تھا، میرے گھر کی ابھی تک انہوں نے بیل بجا کے بولے کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں. اس چیز کی وٹنس تو میں بھی ہوں. مطلب ہم لوگوں نے باقاعدہ اپنی یونین میں وہ پتہ کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس جو ہماری سوسائٹی 32,000 بلڈنگیں، خود سینسس کمشنر نے کہا کہ کراچی کی ایسی ہیں جس میں ایک سے دوسری منزل سے زیادہ اوپر نہیں گیا عملہ. یعنی کہ جو 10, 11, 13 منزلہ عمارتیں ہیں، 8 منزلہ عمارتیں ہیں، 4 منزل سے زیادہ کہلاتی ہیں ہائی رائز بلڈنگ. انہوں نے خود اس کو بتایا کہ انہوں نے خود نشان دیا، جب ہم نے ان کو لے کے بتایا کہ اس جگہ میں لوگ نہیں گئے، آپ کا اسٹاف نہیں گیا، تو 32,000 بلڈنگوں انہوں نے خود مارک کی کہ جہاں پہ ان کا اسٹاف نہیں پہنچا. اور کراچی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں وہ اپنا گٹر بہ رہا ہے، پانی نہیں ہے، یہاں پہ لاڈ کا مسئلہ ہے، صفائی ختم کریے. یہ شہر پیسہ کما کے دے رہا ہے، یہاں آ کے صرف کمانے کے لیے آپ آتے ہیں. یہاں ہر چیز آپ نے یہاں کے نمائندوں سے نمائندگی چھین لی، یہاں کے لوگوں سے آپ نے جینے کا حق چھین لیا صرف ٹیکس وصول کرنے کے لیے. ہر ٹیکس کراچی سے وصول کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کا ابھی آپ ذکر کریں تھے کہ بجلی چلی گئی تھی آپ کے فارم میں، ابھی بیچ میں آپ نے بریک لینا پڑا. یہ بجلی کیوں جا رہی ہے؟ اور کراچی کی عوام سب سے زیادہ مہنگی بجلی خرید رہی ہے. اس دفعہ پھر 1 سال کے لیے 1 روپے 87 پیسے پورے سال کے لیے پھر اضافہ کر دیا گیا، ایڈوانس اضافہ کر دیا گیا پورے سال کے لیے، اس لیے کہ جو لوگ فری میں بجلی چلا رہے ہیں ان کا پیسہ بھی کراچی والے دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اس ادھر سے شہر کو چلانا پورا نہیں ہوتا تو یہاں سے کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کب تک چلائیں گے؟ جس دن یہ شہر گر گیا، ابھی بالکل بھائی ایک دودھ دینے والی گائے ہے، اس کو کچھ کھلاؤ پلا کے چلو دودھ نکالو، تم تو اس کو نچوڑے جا رہا ہو. کسی دن گر گیا، جس دن کراچی کو اپنے گھٹنوں کا بل گر جائے گا، اس دن پاکستان اللہ مجھے معاف کرے، ایسی نہیں، ہم تو پاکستان سے محبت کرنے والے، پاکستان کو بنانے بچانے والے لوگ ہیں. ایک پاکستان معاشی طور پہ گر چکا ہے تقریباً، اور یہ بالکل کولیپس ہو جائے گا اگر کراچی کے لوگوں کو صحیح نمائندگی نہیں دی گئی اور کراچی کے لوگوں کو کا فکر نہیں کیا گیا. کوئی آ کے کراچی کو باہر سے نہیں چلا سکتا، کراچی کو کراچی والے چلا سکتے. کراچی کو میئر بھی کراچی کا ہونا چاہیے جس کو اختیارات ہو، اور جہاں کے جو بھرپور نمائندگی جو جس طرح ہیں جو عوام دینا چاہیں اس طرح نمائندگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نثار صاحب، آپ خالد صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں خالد صاحب نے جو باتیں کی ہیں تو بہت بڑا اس کے ٹائم چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ان کا مسئلہ ہے. جی، اور کراچی میں ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو مطالبات ہیں وہ بالکل مردم شماری کے حوالے سے، وہ پرائم منسٹر سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس پہ ہم پرائم منسٹر نے اس کو ٹائم بھی بڑھایا ہے، اور احسن اقبال صاحب کو باقاعدہ اس پہ بریفنگ بھی دی گئی ہے، جو کوشش کی گئی. لیکن دیکھیں یہاں پر اگر مردم شماری کرتے ہیں آپ، تو وہاں وفاق سے یا کے پی کے سے یا بلوچستان سے تو کوئی آگے نہیں یہاں پر وہ
राय शुमारी या वो घरों घरों में जाए, वो यही आपके एजुकेशन के लोग या किसी भी डिपार्टमेंट के लोग यहीं से हायर होते हैं ना, सिंध हुकूमत के अंडर में होते हैं वो सारे, तो डीसी या उनके अंडर में होते हैं। उनके अगर वो सही तरीके से अगर वो अपनी चीज़ें काउंट नहीं कर रहे हैं तो उसमें तो मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि वफाक का कोई कसूर है या उसमें कोई ऐसी चीज़ है। हम आपको तो ब्लेम करिए, मतलब गवर्नमेंट के जो जाहिर सी बात है जो मरदमशुमारी या इसके अलावा जिनके मुतालबात थे जो उन्होंने मतलब पूरे नहीं हो पाए, तो इनकी जो नाराज़गियाँ थी, जो इनके जाहिर सी बात है मौक़िफ़ था आवाम तक पहुँचाना, उन पर मैं कह रही हूँ कि आप उनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं। नहीं, मैं तो ये इत्तेफाक करता हूँ ना कि सही तरीके से गिना जाए पूरे पाकिस्तान को, सही तरीके से। कराची में बात नहीं करता मैं, पूरे पाकिस्तान की बात करता, क्योंकि आपके पूरे पाकिस्तान को सही तरीके से गिना जाए ताकि आपको इल्म हो कि हम कितने हैं और हम उस हिसाब से बजट दें, उस हिसाब से काम करें ना। ये तो इनका मुतालबा नहीं है, सबका मुतालबा है। हम भी कराची में रहते हैं, पैदा कराची में हुए हैं, कराची के रहने वाले हैं, कराची बनाया है, बनाने में हमारा खून पसीना शामिल है। और जब पाकिस्तान बना था तो हम भी बम्बई कुल्ली में रहते थे, वहाँ से हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पाकिस्तान कराची शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। लेकिन ताल्लुक हम KPK से हमारा है, वो आबाई अजदाद की हमारी ज़मीनें वहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारा बिजनेस कारोबार सारा कुछ बम्बई कुर्ली में होता था। अब वहाँ से जब पाकिस्तान बना तो हमारे बड़ों ने और जो पाकिस्तान बानियाने पाकिस्तान जितने भी थे सबने कुर्बानियाँ दी। उस टाइम कोई आपकी फौज नहीं थी या कोई फोर्सेस नहीं थे, वो सारे अवाम थी, जो जमूर था, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, किस तरीके से ये पाकिस्तान बनाया। अब इस पाकिस्तान को संभालने के लिए मैं और आप वाले चकरतुन से निकलना चाहिए। सबको मौका मिला है, मैं समझता हूँ सबको मिला है, सब ने अपने तरीके से काम नहीं किया। मैं समझता हूँ जहाँ तक ये डिबेट पर लंबी चली जाएगी, सब किसी ने इस पर काम नहीं किया। अगर काम सही तरीके से करते तो मैं नहीं समझता कि आज आप ये बात करते। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत खूबसूरत बात की। मैं और आपने हम हो के काम करना चाहिए था इसमें। अगर वही बात है कि मैं पहले इक़्तिदार में आ जाऊं, उसको नीचे दिखा दूं, इसकी करप्शन पकड़वा दूं, हम वजीर भी बन जाते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं, हम बड़े बड़े पोस्टों पे बैठते हैं, फिर जब उतरते हैं तो क्या हमारे पास अख्तियार नहीं था। अच्छा, जितने दिन एंजॉय कर रहे होते हैं उस दिन तक तो हम मिनिस्टर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड खान, दुनिया के हर मराहत हमारे पास होते हैं। लेकिन जब हम जिस दिन उतरते हैं उस सीट से हमें टाइम पूरा होता है या उतारा जाता है तो उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास तो अख्तियार ही नहीं था। तो ये तो पाकिस्तान की सरजियास्ती है, मैं समझता हूँ। ये हमारे बानियाने पाकिस्तान के जो हम देखे ना उनके बच्चे हैं, उन्होंने जो कुर्बानी दी थी उनकी सरजियास्ती है। उनको हम क्या जवाब दें? उनके कब्रों पे जाके हम फातिहा करते हैं, हमें तो शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हमें कितना खूबसूरत पाकिस्तान दिया, आजाद पाकिस्तान दिया, आजाद पाकिस्तान दिया। यहाँ आप अपनी इबादत आज़ादी से करते हैं, अपने मजहबी रस्मात आज़ादी से करते हैं। आप देखें, आप जरा बाहर होके तो आ जाए ना, आप बात नहीं कर सकते। इतना आज़ाद मुल्क दिया है, हम इसके लिए कुछ हमें करना चाहिए सबको। बिल्कुल, अभी आपने बहुत खूबसूरत बात की कि मतलब हम जाते हैं और बानी कायद जो है उनके कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है, हमें जब मतलब हमारे पॉलिटिशियंस को जब भी कोई भी पोजीशंस मिलती हैं तो वो जाके वहाँ पे उनके मज़ार कायद पे जाके वो हाजिरी तो ज़रूर देते, लेकिन उससे पीछे जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनकी कुर्बानियाँ थी, जिस जद्दोजहद से पाकिस्तान हासिल किया गया था, मतलब इसके पीछे कितने जानों के नजराने दिए गए थे जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने। लेकिन वो सारी स्ट्रगल, उसके बाद एक आज़ाद रियासत हमें मिली, लेकिन उस आज़ाद रियासत की हम लोगों ने उस तरह से हिफाजत नहीं की, उसकी कदर नहीं की। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि इसमें जो है मतलब हम सबको मिलके इसमें काम करना चाहिए। हम सब जिम्मेदार हैं इसके। बिल्कुल, इस घर के हम सब जिम्मेदार हैं। देखिए, बात यही है, हम तो बात कर रहे हैं कि जो भी सही नुमाइंदगी आनी चाहिए अवाम के वोट को, जो उनका जिसको जो अवाम वोट देते हैं उसी को नुमाइंदा के तौर पे आना चाहिए। अगर आप उसका मैंडेट तब्दील कर देंगे और जो इदारे अगर आते हैं, जो इदारे हैं उनको इख्तियारात नहीं देंगे, जैसे अब बल्दिया उसमें है, जिसका आम आदमी का मसला तो बल्दिया से ताल्लुक़ रखता है जी। सफाई का मसला है, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। कराची पानी के लिए तरस रहा है। आप कह रहे हैं कि सब जिम्मेदार हैं। जिन लोगों ने इसको प्रोजेक्ट को शुरू किया था K4 को वक्त से पहले, ताकि कराची को प्रॉपर पानी मिलता रहे, आपने उनको फंड नहीं दिए। और आप कह रहे हैं कि सब जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? जो हुक्मरान जिनके पास इख्तियार था, MKM का उसका भी इख्तियार आया, और MKM वो वाहिद जमात है जिसने कई दफा हुकूमत छोड़ी है। ये वाहिद जमात है जिसने हर हुकूमत को, जब उन्होंने उनके मुतालबा नहीं माने तो हुकूमत को छोड़ा है हमने। इमरान खान की हुकूमत को छोड़ा, हमारे मुतालबात थे, उनको पूरे नहीं हुए तो हमने छोड़ा।
शहबाज शरीफ साहब से भी हमने कई दफ़ा जाके मुतालबा किया, उनसे बात की, उन्होंने हमारी बात को सुना है सेंसस के हवाले से, लेकिन अभी K4 के मसले पर जो अगले साल 2024 में आना चाहिए, उसके लिए अभी सेम हाउस में जो अपना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी थी, उसमें उनसे कहा गया कि भाई इसको कम से कम 100 अरब रुपए देंगे तो ये अगले साल मुकम्मल होगा। 100 अरब कम से कम। अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा कितने? अच्छा, कंप्लीट नहीं हो सकता। एक प्रोजेक्ट है जो जिसकी 24 अरब रुपया जिसकी कास्ट थी, जब हमने 2007 में इसको लॉन्च किया था, उसको हमने पूरा शुरू कराया था, वो आज तक उस पर फंड नहीं दिए गए, उसको काम नहीं हुआ। K4 से इसका तो मेरा मंसूबा नवाज शरीफ साहब के दौर में इसका मेरे ख्याल से इफ्तिताह किया गया था। फिर PTI की हुकूमत आई, उन्होंने भी फंड्स वगैरह जारी किए थे। प्रपोजल हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जब हमारे मुस्तफा कमाल हमारे मेयर थे, उस वक्त इसको हमने बाकायदा इसको जारी किया था इस वक्त। अच्छा, नेमतुल्लाह साहब जो है उनके नेमतुल्लाह साहब के ज़माने में कुछ चांस थी, इस पे काम शुरू हुआ था, लेकिन अमली तौर पर उसको बाकायदा हमने 2007 में लॉन्च किया था, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में, और उस वक्त की कास्ट 25 थी, जो अब 140 अरब रुपया हो चुकी है, और अगर इसको अगले साल शुरू करना है तो इससे 17 अरब रुपये जारी किए गए, तो इसका मतलब अगले साल ये नहीं होगा। तो कराची के जो लोग हैं फिर पानी को तरसते रहेंगे, अब ही पानी खरीद के पी रहे हैं, फिर सब सॉइल वाटर पी रहे हैं। अगर आप ये बात करेंगे कि सब जिम्मेदार हैं, तो हम तो वो मुतालबा कर रहे हैं जो आवामी मुतालबा है। बिल्कुल। अब जैसे बिजली का मसला है, पूरा पाकिस्तान होने वाला मसला है, बता रहे हैं ना, तो ये कराची के साथ जब आ रहे हैं, हर बंदा कराची में आके रह रहा है, यहाँ पे बिजली चोरी कर रहे हैं वो लोग जो दूसरी जगहों से मैं आगे किसी को मना नहीं कर रहा, आए रहे हैं, सबका पाकिस्तान है, लेकिन वो पानी चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं, उनके पैसे नहीं दे रहे हैं, और जो प्रॉपर शहरी हैं, जो जिनकी नुमाइंदगी भी छीन ली गई है, वो पैसे भी उनके से पैसे हम दे रहे हैं, हम बता रहे हैं बिल्कुल। और हमें पानी नहीं मिला, हम खरीद के पानी पी रहे हैं, हम बिल भी दे रहे हैं वाटर बोर्ड का, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, और ना हमें बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि घंटों की लोड शेडिंग में शहरी बहुत परेशान है, इस प्रॉपर शहरी है वो नहीं है ना। पाकिस्तान की कुर्बानी भी हमने दी, बनाया भी हमने, हमारे तो पाकिस्तान बना नहीं है, ये भी तो हिंदुस्तान था, हमने यहाँ हमारे अजदाद ने यहाँ कदम रखा, हम कब कह रहे हैं, लेकिन आप इस शहर को इसका हक तो दें, इसके नुमाइंदों को अपना जो लोग वोट देना चाहते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची यहाँ से जबानी करानी बात से थोड़ी बनेगा, सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। अभी सिर्फ यही आपकी टीवी की रिपोर्ट है, हारून साहब ने उसमें दिया कि सिर्फ लियाकताबाद इतना टैक्स देता है जो पूरा लाहौर शहर नहीं देता। सेंट्रल की भी जो हमारी जो मेन लियाकताबाद मार्केट है, सबसे ज्यादा टैक्स अगर हम और अगर हम लोग बाकी इसमें डिस्ट्रिक्ट के और उसमें एरियाज में चले जाते हैं तो मतलब वो फिर टैक्स कितना हो जाता है, मतलब सिर्फ एक मार्केट जो है लियाकताबाद मार्केट, वो पूरे लाहौर के जितना टैक्स दे रही है, आप ये देखिए। और पूरा कराची कितना टैक्स देता है, फिर भी कराची के साथ जुल्म ज्यादती है, कितना करेंगे, बहुत अफसोस की बात है। हम तो ये पाकिस्तान की उसमें कह रहे हैं कि कराची बनेगा, कराची डेवलप होगा, कराची कमा के देने वाले शहर है, कराची के लोग हर काम कराची वाले कर रहे होते हैं, चैरिटी सबसे ज्यादा यहाँ से होती है, हर इदारे में देख ले कराची देता सबसे ज्यादा पैसा, हर काम में सबसे आगे होता है, हर कुर्बानी में सबसे ज्यादा, उसको हक देने के लिए आप कहते हैं कि जिम्मेदार करार देते हैं आप, सिर्फ अपनी कराची में आके लफाजी करके अपनी सब जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं, कराची के लोग जिम्मेदार नहीं, कराची के लोग तो इस पाकिस्तान को बनाने वाले भी हैं और पाकिस्तान को बचाने भी वाले और पाकिस्तान को चलाने वाले भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इख्तियार दे, हम देखे, हम 2 साल के अंदर, हमने तो कहा है हम 2 साल के अंदर पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे, देखे ना एक दफा में, क्यों नहीं देते। अच्छा, मतलब आप लोग चाह रहे प्राइम मिनिस्टर आपका आ जाए ताकि आप लोग कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, हमें तो वजीर आला भी किए थे, अभी अवाम को मतलब उन्होंने कहा था हम रिलीफ देंगे, लेकिन अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। ये भी बहुत लेंथी डिबेट है, अगर हम इसके ऊपर जाते हैं, मतलब हमारा कौमी खजाना को देखे मतलब कहाँ पहुंचा हुआ है। हमने किया, आप ये दे रहा है 4,500 बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते तो मेरे ख्याल से हमारे साथ आके बैठ जाए, खड़ी हुई होगी, हमारे साथ आके बैठ जाए, बता देंगे कैसा सही होगा। अच्छा मशवरे दे सकते हैं, एडवाइसेस आप लोग दे सकते हैं, हमारे पास मौजूद है, प्लान मौजूद है। सर आप लोगों के पार्टनर्स हैं, आप लोग करें ना शेयर, कोलेक्शन है, मिनिस्ट्री है इनके पास जी, तो सर आप इनके पास प्लान है तो उनसे फायदा का हिस्सा है। 1 अरब डॉलर से कम थी एक्सपोर्ट, 5 अरब डॉलर के करीब हम लेके जा रहे हैं। आईटी का मिनिस्टर है ना हमारा, देख ले सबसे ज्यादा तरक्की हमारी आईटी की शोबे में हमने करके दी है, एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हमने बढ़ाई है। इस वक्त जब मौका देंगे तो करके दिखाएंगे ना। सही बात है। जब 2 दफा हमारा 3 दफा मेयर आया कराची में, 2 दफा हमारे मेयर को इख्तियार थे, फारूक सत्तार को थे, एक मुस्तफा कमाल के थे,
کہتا شہر بدل گیا تھا, دنیا میں نام ہو گیا تھا. ایسا تھوڑی ہے, وزیر مختار کو اختیارات نہیں دیے. اب کورٹ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا, اس کے بعد اختیارات نہیں دیے. سر خالد سلطان صاحب کہتے ہیں کہ اختیارات نہیں ہے. ظاہر ہے اگر موقع ملے کوئی بھی نہیں گا, کر سکتا. موقع ملیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم بہت کچھ پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں. ہمیں موقع ملنا چاہیے. پلانز ہیں ان کے پاس, اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ظاہر سی بات ہے آپ اتحادی بھی ہیں, تو آپ لوگ مل جل کے سر بیٹھے جوڑے ہیں, اب ملک کی ترقی کے لیے کچھ کر کے دکھائیں. دیکھیں میں اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں کہ کوئی نہیں مانے گا, ہم بھی نہیں مانیں گے, یہ بھی نہیں مانیں گے. یہ اپنی پوزیشن بتائیں نا کہ کتنے سال 35 سال انہوں نے کراچی پہ حکومت کی ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. کراچی سب کا ہے, یہ میرا آپ کا والا لفظ نہیں ہونا چاہیے. یہ کراچی سب کا ہے, یہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی شہر کسی کا بھی ہے. پشاور میں آپ جائیں, پشاور بھی آپ کا ہے, لاہور بھی آپ کا ہے, پراباد بھی آپ کا ہے, سکر بھی آپ کا ہے, سب ہم. لیکن انٹرنیشنل سٹی, میگا سٹی ہے پاکستان کی جو ہے نا, وہ کراچی ہے. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس پہ خیال ہونا چاہیے, اس پہ غور ہونا چاہیے, اس کے لیے بہت زیادہ سوچ ہونی چاہیے, جس میں ہمارے قائد محمد نواز شریف صاحب نے ہر دفعہ اس پہ سوچ بچار کیا. K4 پہ بھی اس نے بڑی کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ ہو جائے. یہاں پر گرین بس ہم لائے ہیں, ہمارے ایک MNA اس ایریے میں نہیں ہے, ایک MPA اس ایریے میں نہیں ہے, ایک چیئرمین, ایک کونسلر ثابت کر دیں جس ایریے میں یہ گرین بس جا رہی ہے. ایک کونسلر ہمارا نہیں ہے. ہم نے بلا کسی اس کے ہم نے کراچی کو خدمت کی کوشش کی, ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. امن و امان کے اوپر ہم نے کوشش کی, اور ان بے تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے, یہ نہیں کہ اس میں ہم نے ہمارے نواز شریف صاحب باقاعدہ آئے ہیں, اور تمام جس میں متحدہ قوم موومنٹ بھی تھی وہ بھی شامل تھی, اور تمام کے ساتھ مل کے بااجازت امن قائم کیا. اس کے لیے امن دیکھیں نا آپ, اس سے پہلے وہ کراچی بھی دیکھ رہے تھے 2013 سے پہلے, اس سے پہلے والی کراچی آپ نے دیکھا روڈوں پہ جو روزانہ 25-30 لوگ تو کاؤنٹ ہوتے تھے میڈیا پہ. آپ اپنا نکالیں نا ذرا, اپنے اس کو پروڈیوسر کو کہیں پچھلا نکالیں, وہ 11, 12, 13, 14, یہ جو 94, 99, 89 یہ کیا ہے, اس پہ یہ بھول جائیں ان لوگوں کو کس طریقے سے یہ یرغمال تھا کراچی. اس کو نکالا گیا, اس کے نکالنے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور بڑی خدمت ہے, اور اس خدمت کی وجہ سے ان کو حکومت سے باہر بھی کیا گیا. دیکھیں 99 میں بھی ہمیں کس طریقے سے باہر کیا, کیا قصور تھا. اس کے بعد ایک آپ بات کر رہے ہیں نا, مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. 18 میں ہمارا مینڈیٹ کہا تھا, ہمیں تو چھینا, ہم سے تو چھینا گیا. کسی طریقے سے پنجاب حکومت ہماری تھی, ہم سے چھینے گئی. آج اگر میئر کراچی کی بات ہو رہی ہے تو وہ بالکل میں مانتا ہوں, ان کے 155 سیٹیں تھی. میں جمہوری بات کروں گا, جمہوری حساب سے ان کی زیادہ تھی. جماعت اسلامی جو میرے ساتھ اگلے ایک پروگرام میں یہاں تھے 130 ان کی تھی. اب اتحادی کس کو ووٹ دیتا ہے, وہاں سے ادھر سے ووٹ آتا ہے, وہ الگ 155 پہ تھے. کیسے جیت کے آئے, RO سے جیت کے آئے, داندلی سے جیت کے آئے. وہ اس حلقے والوں کا کام ہے کہ ان کو روکے نا. ہر حلقے کے اندر اگر وہ میرے حلقے سے جیت کے آتے ہیں غلط طریقے سے, میرا کام ہے کہ میں ان کو نہ چھوڑوں, ٹھیک ہے نا. اب میں اس کو اگر میئر بننے کے بعد کہوں گا کہ بھئی یہ میئر ہی نہیں ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس کو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. ہم اس میئر صاحب کو مانیں, اس نے حلف لیا ہے, اور اس کے بعد اب کام کریں. اگر جماعت اسلامی کو کچھ تحفظات ہیں, وہ عدالت جائیں, گئی بھی ہے, اور وہ وہاں جائیں. اب انہوں نے کل بات کی کہ لانگ مارچ کا بھی سوچ رہے ہیں. میں نے یہ اگلے 2-4 پروگراموں میں بھی کہا تھا, ان سے میٹنگز میں بھی کہا تھا کہ آپ کا کام اب یہ رہا کہ 20 سال بعد آ کے دوبارہ آپ کوئی سیٹیں لے چکے ہو. وہ بھی میں نے لفظ کہا کہ متحدہ کے نہ ہونے پر, میں نے اس وقت اس کو کہا بھی تھا کہ متحدہ کے نہ ہونے پر آپ نے لے لی. اب لینے کے بعد آپ دوبارہ روڈوں پہ جائیں گے. لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ آپ روزانہ جو روڈوں پہ ان کو بلائیں گے, جی ووٹ بھی دیا ہے, جیت بھی گئے ہم 130, اس کے بعد روڈوں پہ بھی ہم, آپ ان کے ساتھ دیں, ان کی غلط کاموں کو روکیں, اس پہ کام کریں, شہر کے لیے کام کریں. جو ٹاؤن آپ کو ملے اس پہ کچھ کام کریں, اپنے حق مانگیں, اس پہ آپ اسٹرگل کریں. جو اسٹرگل آپ کسی اور کام کے لیے کر رہے ہیں, یعنی ڈسٹرب کرنے کے لیے کر رہے ہیں, آپ اس سے کام لیں. ابھی جو تھوڑی دن میرے بھائی نے بات کی کہ حکومت ختم ہوگی, وہ جو 13 اگست یا 12 اگست کو, ٹھیک ہے نا, جب تک تو ان کی حکومت ہے نا, جب تک تو جو فنڈ ہے یا چیزیں, اس کی ذمہ داری ہم کیوں بولیں گے ان کے پاس نہیں ہوگی. فنڈ ہے ان کے پاس, وہ لگائیں, وہ شہر کراچی کو دیں, جب وہ آئے ہیں تو لگائیں نا. حکومت ان کی ہے, بلدیہ ان کے پاس ہے, چیف منسٹر ان کا ہے, سب کچھ ان کا ہے. وفاق میں بھی وہ کولیشن ہے, اور بھرپور کولیشن ہے, ادھی کی کولیشن ہے. وہ کسی صورت میں بھی وہ حکومت میں ہے, وفاق کی حکومت میں ہے, باقاعدہ پرائم منسٹر کی بات نہیں ہوتی.
उस काबीना का हिस्सा है, पावरफुल काबीना के हिस्सा हैं वो, जी बिल्कुल। और सिंध हुकूमत पूरी के पूरी उनके पास है। अच्छा सर, क्योंकि बिल्कुल इसके बाद हमने अभी पूरी डिटेल में डिस्कशन किया है, अब मैं क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है तो अभी क्योंकि जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया था मुफ्ती इस्माइल साहब के हवाले से, जो कि सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी थे और साबिक वज़ीर ख़जाना भी थे, उन्होंने अपने जो है इस ओहदे से भी जो है वो मुस्तफ़ा हो चुके हैं। तो सर क्या ऐसी वजूहात बनी थी जो उन्होंने जो है इस फैसले के ऊपर मतलब ये फैसला किया, या पार्टी की तरफ से प्रेशर था, या वो अंदरूनी कुछ मामला जो है नहीं बन पा रहे थे, क्या वजह थी जो उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया? क्या नून लीग को उनके जाने से कोई मतलब धचका पहुंच सकता है? देखें, उसने कल इस्तीफा दिया, लेकिन उससे पहले भी ये बात आपके इल्म में होगी कि हमारी तंजीम साजी हो रही है। हमारी पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास हो चुका है, हमारा इलेक्शन हुआ, जनरल कौंसिल के बाद वो जो इंटर पार्टी इलेक्शन होता है तो उसमें हमारे पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ साहब और सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज साहिबा हैं, एहसन इकबाल साहब दोबारा वो जनरल सेक्रेटरी, इस तरीके से हमारी एक बॉडी वफाक की बनी है, ठीक है, मरकजी। उसके बाद सूबाई सतह पे अब हम चेंजिंग कर रहे हैं, तो उस चेंजिंगों की सूरत में हर एक ने मतलब लाजम है हमने चेंजिंग करनी है, तो जो बंदा नहीं काम कर सकेगा या उसको कोई तहफ़्फ़ुज़ात है कि मैं नहीं काम कर सकता, अब उनके इस्तीफ़ा में आप देखें ना, उसने लिखा है कि मियाँ साहब ने बड़ा प्यार दिया, शहबाज शरीफ ने बड़ा प्यार दिया, और आप देख भी रहे हैं कि उसकी सियासी कोई मुस्तकबिल नहीं, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है सियासी, ना उनके ख़ानदान का कोई सियासी बैकग्राउंड है। कराची में आप मुत्तहिदा चल रही है, जमात इस्लामी है, जमात उलमा इस्लाम है, मतलब बड़ी पार्टी हैं कराची में, लेकिन मतलब कोई भी ऐसा मुफ्ती इस्माइल साहब का कोई नाम निशान नहीं था। जब मुस्लिम लीग में वो आए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, और सियासी पहचान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुस्लिम लीग का हुआ, तो वहां पर जाके उनको आगे काम मैं नहीं समझता कि उससे हो सकेगा, तो उसने मुआज़रत कर ली कि मैं आगे नहीं काम कर सकता, तो इसलिए उसने वो जो हमारी जो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट थी या कोई कमेटियों में होते हैं, उससे उन्होंने इस्तीफा दिया ताकि पार्टी आगे जाके अपना कोई बंदा किसी तरीके से वो ला सके। इससे पार्टी को कोई ना नुकसान है, ना उसमें कोई पार्टी का इख्तलाफ है, ना पार्टी किसी के आने जाने से कोई पार्टी खत्म। मैं हमारे जो जरा उनसे भी पता चला है कि मतलब अगर ये वो खुद ये फैसला नहीं करते तो फिर पार्टी की तरफ से ये फैसला होने जा रहा था। देखिए अगर मैं काम नहीं करता, मैं मुस्लिम लीग में किसी भी पार्टी में, हमारे भाई मुत्तहिदा गवर्नमेंट में इनके भी लोग चेंज होते हैं, राब्ता कमेटी में होते हैं या किसी भी उहदों पे होते हैं, हर पार्टी का अपना एक रूल है। अगर कोई बंदा असूल होता है घर पे या उसकी कोई एक्टिविटी कुछ और होती है तो फिर लाजम है उसको, वो फिर पार्टी सोचती है कि मुझे वो बंदा चाहिए जो हमारी पार्टी की पॉलिसी आगे ले जाए, जो हमारे मंशूर है, पार्टी का एक आइन है, और हमारी पार्टी के अंदर भी एक मंशूर है, पार्टी का एक बयानिया होता है। अगर हमारी पार्टी का बयानिया आप नहीं आगे लेके जाएंगे तो उस पार्टी में रहने का तो मैं नहीं समझता किसी को हक है। उस पार्टी में वो रहे जिसका बयानिया वो आगे ले जाता है। अब आगे मैं अगर समझता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया, क्योंकि इस पार्टी का बयानिया वो आगे ले जा रहे, एक साल से वो मेरे ख्याल से बैक हो गए थे, किसी वजूहत पे भी वो आप उनसे पूछ सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार साहब, आपका अपने टाइम दिया। खालिद साहब एक मिनट अगर आपने कुछ कहना है तो फिर मैंने जो है उसके बाद मैंने वाइंड अप की तरफ जाना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिस तरह कलेप्स हो रहा है फाइनेंशियली, और कराची हब है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है, और सब कहते भी हैं ये पाकिस्तान शहर सबका, हम कब कहते हैं कि सबका नहीं है, लेकिन सब अपना हिस्सा तो डालें। बिल्कुल सही बात है। इस शहर को आप मजबूत करेंगे, हम बार बार कह रहे हैं, मुस्तकिल हमारे सरबराह खालिद महबूब सिद्दीकी हर तकरीर में अपने कहते हैं कि कराची को मजबूत करें, कराची मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। कराची को मजबूत करें तो हमारी सब कौमियों में से रहती हैं, सब मिल के रहें, लेकिन कराची के लिए अपना खाली जहाँ से अपना हक वसूल न करें बल्कि अपना फ़र्ज़ भी अदा करें। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपना टाइम दिया। मैं फिर से साथ आपका शुक्रिया अदा करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान निदाज को इजाज़त जाते जाते मैं भी यही कहूँगी, क्योंकि कराची जो है पूरे पाकिस्तान की बैकबोन है, तो आप सब लोग जिस तरह से अपने साहब ने भी कहा, खालिद साहब ने भी कहा, मैं नहीं हम बनकर अपना अपना किरदार अदा करें। इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।